स्वैगर में जाते हैं, डेटा चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा एडमिन, फर्स्ट डेटा एडमिन है, फिर सेकंड हमारा मतलब क्लास नेम वगैरह जो भी है। सेकंड यहाँ दिखा रहा है स्टूडेंट नेम खुशी कुमारी। तो चलते हैं, पहला यहाँ रहा एडमिन, सेकंड डेटा हुआ यूजर नेम खुशी कुमारी, थर्ड नेम यहाँ रहा टेस्ट वन, थर्ड डेटा जो है यहाँ पे टेस्ट वन। तो जो भी हमारा डेटा बैकएंड में है वो पूरा हमने डेटा को यहाँ पे गेट करके कार्ड में यहाँ पे शो कर दिया। इवन जो भी डिटेल हम लोग यहाँ पे हमारे पास है। तो इसको ठीक है, तो स्टूडेंट नेम हो गया, फिर फादर नेम यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा हो गया सारा डेटा, फादर नेम, कमेंट्स, फी, क्रिएटेड डेट, यहाँ पे रहा है आपको एडमिशन डेट, जो भी डिटेल हमारा अवेलेबल है। यहाँ पे हो गया क्लास, जो भी चीज़ है वो सब के सब डेटा यहाँ पे आपको आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, हमारा डेटा आ गया है। अब मैं आपको कोड थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा। तो सर्विस में जाते हैं, ये सर्विस है क्या, पता नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने URL यूज कर दिया सर्विस में, ठीक है। और जैसे हम लोग गेट कर रहे थे, ये रहा हमारा http client.get मेथड। गेट मेथड करने के बाद ये सर्विस का रेफरेंस देखते हैं कि ये सर्विस कहाँ यूज हुआ है। तो एक और तरीका होता है इस रेफरेंस पे जाने का, उसका क्या है, फाइंड ऑल इम्प्लीमेंटेशन शायद। जब अगर आप फाइंड ऑल, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, रेफरेंस आई थिंक, फाइंड ऑल रेफरेंस। जब आप फाइंड ऑल रेफरेंस करते हैं तो ये मेथड पर्टिकुलरली जहां जहां यूज रहेगा आपको सब दिखेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपोनेंट, यानी देखिए यहाँ पे आपका ये मेथड अवेलेबल है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, ये पर्टिकुलर मेथड को जाके अगर आपको कंपोनेंट मालूम है तो आप उस कंपोनेंट में जाइएगा, फिर सर्च कीजिएगा। बट हो सकता है सपोज आपके पास कंपोनेंट बहुत ही बड़ा है, मतलब प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा है, तो उस केस में सर्च करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सर्च करके हम पर्टिकुलर उस कंपोनेंट पे पहुंच सकते हैं, किसी भी जगह का मेथड दिखा हुआ हो। मान लीजिए कि आपका यहीं पे ये मेथड है, ये किस में है, कंपोनेंट में है। हम चाहते हैं देखना कि ये कहाँ-कहाँ पर अवेलेबल हुआ है, कहाँ-कहाँ हमने यूज़ किया है। तो फाइंड ऑल रेफरेंसेस कीजिए, आपको दिखा देगा कि कहाँ-कहाँ ये यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला ये रहा लिस्ट जो लाइन नंबर 23 में दिखा रहा है। फिर ऊपर क्लिक कीजिए तो ये दिखा रहा है लाइन नंबर 15 में। तो इस टाइप से ये 2 ही जगह यूज़ हुआ है। बट अगर कहीं और रहेगा तो ये सब जगह का लिस्ट ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट मूव कर सकते हैं, वन बाय वन ना सर्च करके। तो इस टाइप से ये सब सर्चिंग टेक्निक है, जिसके हेल्प से जब बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है तो हम कैसे करके वहां पे जा मूव कर सकते हैं इजिली। तो ये रहा हमारा कंपोनेंट का मेथड, जहां पे हमने क्या किया, अपना सर्विस को गेट कर लिया। तो क्या किए, गेट जो हम लोग वहां पे लिखे हैं, गेट यूजर लिस्ट फ्रॉम द जेसन, मींस एक्चुअली में वो एपीआई से था लेकिन जेसन वो किया हुआ है मेथड को। और हमने यहाँ पे एक सेकंड इसको हटा दीजिए, फिर क्या है डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे आपको जो भी रिस्पॉन्स आया, ये तो ऑलरेडी हम लोग यूजर लिस्ट को ग्लोबली कर दिए थे, वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर दिए थे ग्लोबली में, ये वैल्यू आपका क्या हुआ, ग्लोबली चला गया। फाइन, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उसको कॉल कर लिया। अब क्या है, इसको हमें कहाँ यूज करना है, अपने HTML पेज पे। तो हम जाते हैं अपना HTML पेज, और यहाँ पे हमारा रहा बूटस्ट्रैप का डिजाइन। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक रो, ठीक है, और रो के अंदर ये रहा हमारा सेकेंड डिव। इस डिव में हमने क्या किया, ng फॉर लगा दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका ng फॉर लगा, और लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, जो जो प्रॉपर्टी चाहिए आप लगा दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डेटा बाइंड करते चले जाएंगे वन वे बाइंडिंग के हेल्प से। तो यहाँ पे सारा आपको जो भी फील्ड है आपका डेटा बाइंडिंग होते चला गया। अब जैसे ही आपका डेटा कोई भी नया इसमें ऐड होगा, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। ठीक है, तो ये रहा, इस सर तरीका से हमने एक किया। क्वेश्चन था।
जैसे सर वहाँ पे आपने एनजी फॉर लगाया, तो ये चीज सर हम नीचे भी लगा सकते हैं कि मतलब यहीं पे लगा, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि इसको रखे कहाँ नहीं, एनजी फॉर। ये जब भी रहेगा वो इसी लाइन में रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग नीचे रख देंगे तो हमारा कार्ड ब्रेक कर जाएगा, आपको कार्ड रोटेट नहीं होगा। ब्रेक हो ठीक। गया, दिख रहा है, सारा कार्ड यस इसी पे सर। आ गया। तो ये सब डिपेंड करेगा रो एंड कॉलम, जो बूट स्ट्रैप में हम लोग रो एंड कॉलम पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि यहाँ पे एक रो है और यहाँ पे ये कॉलम बन रहा है, कॉलम के अंदर हमने रखा है। अगर यही ng फॉर को अगर हम रो में रख देंगे तो ये इशू कर देगा, इशू हो गया। सारा एक रो में आ रहा है, मतलब एक कॉलम में, एक रो में आ गया, सब एक लाइन में जा रहा है। जबकि हमारा कार्ड होना क्या चाहिए, फर्स्ट में एक, दूसरा तीसरा, 3 सेक्शन में पूरा स्क्रीन को डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये कोड हमारा कॉलम में जाएगा, रो में नहीं जाएगा। ये हम लोग कॉलम में डालेंगे। कॉल यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉल SM12, एक्चुअली में बूट स्ट्रैप का यहाँ पे कॉलम लिया हुआ है, तो यहाँ डालेंगे कॉलम में। और अब क्या करेगा, ये कॉलम वाइज हमारा डेटा को डिवाइड कर देगा। ये हुआ। तो मैटर डेटा कैसे आ रहा है वो मैटर नहीं है, डेटा तो हमारा नॉर्मल ही आएगा। बट एनजी फॉर होता क्या है, एनजी फॉर का मतलब डेटा को मीन्स, एनजी फॉर का मतलब लूप करना। और लूप करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में लूपिंग कहाँ होगा, ठीक है। तो वो हमें ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल SM12, कॉल MD6, कॉल LG4, MB-4। तो कॉल LG4 ये बड़ा स्क्रीन में क्या है कि 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ, मतलब ये 4 3 जा 12, मतलब 3 एरिया में ये डिवाइड करेगा। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ आ रहा है वो 3 3 में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे LG4 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हुआ। और उसके बाद क्या होगा, तो ये क्या करेगा, आपका ये पूरा डिव को रोटेट करते चला जाएगा, जितना डेटा रहेगा उतना। और एक सेक्शन में 3 कॉलम, उस टाइप से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉल LG4 लगा हुआ है, ठीक है। तो NG4 क्या कर रहा है, जस्ट हमारा डेटा को रोटेट करेगा और कुछ नहीं कर रहा है, जो काम है। और NG4 हमें डेटा को लाने में हेल्प कर रहा है, बट डिजाइनिंग के पास में हम देखा जाए तो ये हमें रोटेट कर रहा है। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप रो में रख के देखिए, कॉलम में रख के देखिए, आपको वहीं पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। उसको याद करने का ऐसा कुछ नहीं है कि हमें याद करेंगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं सीन है। जस्ट हम लोग रो से रखना स्टार्ट करेंगे, बूटस्ट्रैप का रो, फिर कॉलम में रखें तो पता चल जाएगा। और ये सिर्फ एक बार लेना है, ऐसा नहीं कि हमें 4 बार रखना है तो 4 बार लेंगे, नहीं, सिर्फ एक बार। क्यों, क्योंकि हम लोग का डेटा जो है डायनेमिकली लोड हो रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि 4 बार और 5 बार लेने का, वैसा सीन नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा ये डेटा लोड हो गया, अब हमें एक फॉर्म बनाना है। और जिसमें से क्या करेंगे, जो डेटा यहाँ पे जो दिख रहा है, तो एक्चुअली जो डेटा हम लोग यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, अगर पोस्ट में जाएं तो हम लोग डेटा यहाँ से भी सेव करते हैं। तो वही काम हम लोग अपने यूआई की हेल्प से करेंगे। मीन्स हमें वो वैल्यू को पोस्ट मेथड के हेल्प से हमें डेटा को सेव कराना है। सो यहाँ रहा मेरा फॉर्म। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसको यूजर लिस्ट, ओके, एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं फॉर्म को यहीं पे डालता हूँ, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसको लाएंगे। कमेंट कीजिए। चलिए, यूजर फॉर्म आ गया। अब हम लोग इस पे आते हैं। फॉर्म का ये सेक्शन रहा है, 2 सेक्शन वहां दिख रहा है फील्ड में। अब हम लोग कुछ कुछ और सेक्शन इसमें ऐड करते हैं। बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, ओह, एरर वैलिडेशन और ये सब कुछ लगा हुआ है, नहीं चाहिए। मैं सिर्फ फॉर्म का फील्ड लूंगा, दैट्स इट। कौन सा फॉर्म है, रिएक्टिव फॉर्म है। 1 सेकेंड रुकिए। ईमेल डिव डर्टी ये भी हटा दीजिए। इसीलिए बोला था बना के आइएगा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है किन्हीं को। ये तो समझ ही में नहीं आता कि आप लोग पढ़ किस लिए रहे हैं। अरे यार, छोड़ दीजिए टॉपिक। भाई छोड़ क्या देंगे, छोड़ने से कुछ नहीं होगा ना,
छोड़ देंगे, प्रैक्टिस कल बना के लाएंगे तो। छोड़ देंगे तो यही सब अब टॉपिक ये है। हाई लेवल टॉपिक हम सोच रहे हैं कि अगला कुछ मेहनत कुछ अपने इन पे करेंगे तो हम हाई लेवल टॉपिक ले जाएं, बट कोई मतलब ही नहीं है, तो हाई लेवल टॉपिक में क्या लेके जाऊंगा। हाई लेवल टॉपिक अब सब चीज मुझे ही लिखना पड़ेगा तो फिर फायदा क्या है, मतलब मैं ही इंटरव्यू दूंगा आखिर तब ना। एक भी काम कोई नहीं करते हैं, लग रहा है जैसे मेरे पे एहसान करेंगे सब। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका इनपुट फील्ड, जहाँ पे हमारा एनजी सबमिट रहा, और इनपुट फील्ड में क्या क्या चीज है, तो फॉर्म कंट्रोल नेम रहा, फाइन, फॉर्म कंट्रोल नेम, फाइन, ये हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, बट हमें फील्ड ये नहीं रखना है, हमें फील्ड क्या रखना है, ये सब ध्यान से देखिएगा वरना फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। फील्ड जो होना चाहिए खास करके फॉर्म कंट्रोल नेम का, ये जो फील्ड रखा हुआ है ये सेम नेम होना चाहिए। मीन्स नेम इन द सेंस, मान लीजिए स्टूडेंट नेम है तो सेम ये कैपिटल नेम, अपर केस, लोअर केस जो भी रहेगा फॉर्म कंट्रोल में सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेम नहीं रहेगा तो बैकएंड को एक्चुअली, बैकएंड को ये नेम पता है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ जो है कैपिटल और स्मॉल जो भी है, तो यही नेम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो मिसमैच होगा, डेटा सेव नहीं होगा, क्योंकि आप बैकएंड पे डेटा सेव कर रहे हैं, लोकल पे नहीं। तो बैकएंड का हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा, तो स्वैगर में क्या करेगा, जब भी आपको कोई स्वैगर में दिया जाएगा तो वहां पे एक दो सैंपल डेटा रहेगा, ठीक है। तो अगर सैंपल डेटा वहां दिख रहा है तो आपको उसका जो की लिखा हुआ है वो की को लेना पड़ेगा और उस हिसाब से हम डेटा को अपना मैनिपुलेट करेंगे। तो जो भी फील्ड हमारा रहेगा उसको हम लोग अपना क्रिएट करते जाएंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो फादर नेम हो गया, एंड ये ऊपर का लेवल कुछ भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है कंट्रोल से, ये केयर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो फिर गलती हो जाएगा, तो फिर आपका डेटा सेव नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट नेम हो गया, ये सब तो हम लोग चेंज कर लेंगे बाद में। तो स्टूडेंट नेम नेक्स्ट लेते हैं क्लास, तो स्टूडेंट नेम नेक्स्ट देते हैं क्लास, फॉर्म कंट्रोल नेम भी देते हैं क्लास, और क्या है, फी क्लास, जेंडर है यहाँ पे नहीं है, हटा दीजिए, अब मैं ये हटा देता हूँ, सबमिट, ठीक है। ऊपर से ही करते आते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट स्टूडेंट नेम, और इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो ये मतलब खास करके ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी आप फॉर्म कंट्रोल का नेम रखे हैं ना वही नाम सब में रख दीजिए, आईडी नेम सारा, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होने का चीज ही नहीं रहेगा, वो और भी बेहतर हो जाएगा। फिर हमारा हो गया कंट्रोल में फादर नेम, यही मैं रख देता हूँ नेम में भी, और यही मैं रख देता हूँ आईडी में भी, तो हमारा कोई झंझट ही नहीं है। नेक्स्ट है क्लास, सो नेम में भी डालते हैं क्लास, आईडी में भी डालते हैं क्लास, गलती से टाइप में मत डाल दीजिएगा, एंड ये हो गया ईमेल, ठीक है। सो फादर नेम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे सब हो गया ना। तो स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट नेम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्टूडेंट नेम, फाइन। फादर नेम हो गया, टेक्स्ट हो गया, आईडी फादर नेम एंड कंट्रोल फादर नेम, फाइन। क्लास में हो गया, टेक्स्ट हो गया, आईडी क्लास हो गया, नेम आ गया क्लास, कंट्रोल भी आ गया क्लास, फाइन। फी आते हैं, फीस ले लेते हैं, क्लास में फी दीजिए, यहाँ फी दीजिए,
यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या बचा? डेट ऑफ एडमिशन। सो कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। डेट ऑफ एडमिशन में लेते हैं, डेट ऑफ एडमिशन। अगला क्या है? कमेंट्स। कमेंट्स। अगला है क्रिएटेड डेट, ले लीजिए। बट क्रिएटेड डेट एक्चुअली ऑटोमेटिक आएगा, उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए भैया, सो स्टूडेंट नेम, फादर नेम। और ये जो है ये हम कैसे भी लिखे, ये सबसे हमें मतलब है, हमें मतलब है कंट्रोल से। फॉर्म कंट्रोल हमारा सही होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। सो एडमिशन डेट, तो यहाँ पे हो गया फी, एडमिशन डेट हो गया, ये रहा कमेंट्स, ठीक है, ये रहा बटन सबमिट, फाइन। सो मेथड हो गया ऑन सबमिट। अब आते हैं इधर, अब चलते हैं अपना टीएस पेज पे। ये डेटा हटा दीजिए, इसका नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ डेटा में क्या क्या था और भी चीज? आईडी था, हमने आईडी नहीं लिया क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी में क्या होता है कि आईडी आपको ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इसके लिए कोई आपको जनरेट नहीं करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, फी, डेट ऑफ एडमिशन, इतना तक हमें जनरेट करना होगा, एंड इवन कमेंट, ठीक है। क्रिएटेड डेट, इसका जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो वो दिखा देगा कि कब आपका ये डेटा जो है वो एंट्री किया गया, ये चीज है। तो बहुत सारा फील होता है कि ऑटोमेटिक हम कोड में लिख देते हैं कि जो हमें यूजर से लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर थोड़ी डालेगा कि किस दिन हम क्रिएट किए, उसे क्या मतलब है। तो बहुत सारा उस टाइप से हो जाता है। तो ये रहा स्टूडेंट, फादर नेम, क्लास, और कुछ मिसिंग हो क्या? नहीं, ठीक है, जो भी हो। अब आते हैं इस पे। तो ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म नेम से हमें नहीं मतलब है, कुछ भी हो चलेगा। अब इसका हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं अपने टीएस पेज पे। ओ सॉरी, क्या है? ऑन सबमिट, ठीक है, ये हटा देते हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन मेथड। ओके, अब क्या करना है, इसको हटाइए, हमें नहीं जरूरत है। अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन बन गया, फाइन। अब हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। अब हमें सारा कंट्रोल को बाइंड करना है फॉर्म ग्रुप के साथ। इट मीन्स हम लोग फॉर्म बिल्डर भी ले सकते हैं। हम लोग फॉर्म बिल्डर ही ले लेते हैं। हम्म, हटाइए। और क्या है ये? रिएक्टिव फॉर्म, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, ये दोनों हटा दीजिए, ये भी हटाइए। चलिए, कहाँ से ही कोड ले ले इसका। सो ऑन सबमिट, ठीक है, ये तो कंसोल डॉट लॉग हुआ है। HTML पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके फाइन। हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी, कौन, ये रहा। ओके, ग्रुपिंग लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा ना? नहीं,
अब इसको इंपोर्ट कर देते हैं, हो गया। फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट कर लीजिए, अपडेट कर देते हैं। ओके, तो ये रहा और यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल गया। तो अब चेक करते हैं। हाँ, अब हम लोग गलती कहाँ किए हैं, तो ये कंट्रोल नेम एंड यहाँ का कंट्रोल नेम दोनों सेम होना चाहिए, तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अगर सपोज हम लोग गलती कर देते हैं, मान लीजिए हमने कंट्रोल नेम नहीं डाला सही, तब क्या होगा, चलिए चेक करके देखते हैं। फॉर्म का फील्ड आ गया, तो यहाँ पे तो बहुत सारा पहले ही थ्रो कर रहा है एरर, बट हम लोग एक बार रीड करके देखते हैं फिर से लोड करके। तो क्या क्या दे रहा है, तो पहला दे रहा है फॉर्म कंट्रोल विथ क्लास, कैन नॉट फाइंड कंट्रोल विथ नेम क्लास, क्लास नेम का कोई कंट्रोल ही नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं थर्ड जो है, जहाँ पे ईमेल दिए हैं वहाँ पे क्लास आता है। अब आपको उसके बाद का देगा, किसका, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन का नहीं है, फाइन, इतना ही है क्या, तो क्लास हो गया, फी का बचा हुआ है, डेट ऑफ एडमिशन और कमेंट है। अब देखते हैं किसका दे रहा है, अब आया कमेंट्स का, यानी वेट सीक्वेंस सही रखते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, स्टूडेंट फादर क्लास, क्लास के बाद हमारा है फी। एक काम करते हैं ना, सबको पे ही देते हैं, तो जो भी मिसिंग रहेगा वहां आपको एरर आएगा। फिर हो गया कमेंट। अब देखते हैं, एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि इस लगभग कंट्रोल मैंने दे दिया। अब आपको सही है, अब डेटा पास करिए, आ रहा है वैल्यू। तो कभी भी जब डेटा हमें डालना है एक्चुअली में डेटाबेस में, तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा कंसोल में आ रहा है डेटा या नहीं। तो कंसोल में आ रहा है, बट अब यहाँ पे कुछ कुछ इशू करेगा। इशू इसे जहाँ तक ये है नहीं ही होगा, बट सपोज दैट अगर इशू होता है तो क्या करेंगे, इशू क्या होगा जो बता रहा हूँ। तो आपको एक चीज रियल टाइम के डेटाबेस में ये देखना पड़ेगा कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर, डेट, टाइप क्या है, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो पहला एडमिशन फॉर्म, ये सब तो टेक्स्ट है, फाइन। क्लास, मान लीजिए क्लास क्या रहेगा, नंबर रहेगा, फाइन। हम लोग क्या करते हैं, क्लास का टाइप यहाँ से हटाते हैं एंड नंबर डालते हैं। नेक्स्ट फी, फी भी आपका क्या है, तो नंबर है। तो ये चीज आपको रियल टाइम का डेटाबेस से भी अगर आप काम करते हैं तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। डेट ऑफ एडमिशन क्या है, तो डेट है, तो डेट ऑफ एडमिशन हटाइए और डेट लीजिए। आपको ये सारा चीज देखना पड़ेगा। कमेंट हमारा नॉर्मल है और कुछ नहीं। चलिए सेव कीजिए, अब आप डेटाबेस चेक कीजिए, अपना डेटा को चेक कीजिए। सो ये रहा, ये रहा, क्लास में डालिए वैल्यू, फी में डालिए एंड यहाँ से कैलेंडर लीजिए, कमेंट डालिए और सेव कीजिए। अब आप यहाँ से डेटा देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेट ऑफ एडमिशन आ गया यहाँ पे, फी यहाँ आ गया नंबर, और क्लास यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब अब हमारा डेटा जो है लगभग सही है। सेकंड, अब देखिए करना क्या है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्म का डेटा कंसोल में सेव हो रहा है, बल्कि एक्चुअली हमें वहां नहीं सेव करना है, हमें लेके जाना है इसे अपने डेटाबेस पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्म का डेटा बाइंड हो गया, मीन्स स्ट्रक्चर एक रेडी हुआ, और यहाँ पर आपका फॉर्म का डेटा कंसोल में हमने प्रिंट करा दिया। अब आते हैं अपना सर्विस पे। तो सर्विस में चलते हैं, एपीआई कॉल करते हैं पहले। सर्विस से यूजर रिकॉर्ड लिस्ट नहीं चाहिए, सर्विस बैकएंड सर्विस है। करेक्ट। चलिए
बनाते हैं एक मेथड, सेव या पोस्ट कुछ भी लिखिए, सेव फॉर्म डेटा, ठीक है। तो जैसे हम लोग गेट का एपीआई किए थे, सेम वैसे ही ये भी करेंगे। गेट का कैसे किए थे, तो पहले किसके पास मिलेगा मेथड, HTTP के पास। क्या करेंगे, दिस डॉट क्या, HTTP क्लाइंट, क्लाइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में वो इंजेक्ट किया हुआ है, फाइन। HTTP क्लाइंट डॉट कौन सा मेथड, हमें डेटा अभी लाना नहीं है बल्कि डेटा हमें ले जाना है, इसलिए पोस्ट, ठीक है। क्योंकि डेटा हम अभी पास कर रहे हैं डेटाबेस में, मेथड यूज करेंगे पोस्ट। पोस्ट के अंदर का आर्ग्यूमेंट को पढ़िए, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, यूआरएल। अब आप बताइए कि आप किस यूआरएल पे डेटा ले जाना है आपको, तो आपको जाके स्वैगर एपीआई जहां पे भी आपको दिया हुआ है वो जाके देखना पड़ेगा कि पोस्ट किस डेट, पोस्ट का यूआरएल क्या है, एपीआई क्या है। तो यहाँ आपको दिख रहा है गेट, ये सब दिख रहा है, ये पोस्ट है। पोस्ट को क्लिक कीजिए और जब आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लैश एडमिशन फॉर्म जो है एक्चुअली में ये पोस्ट का एपीआई है, मींस बेस यूआरएल कॉमा, जनरली ये जो एड्रेस बनता है ना, वो एड्रेस कैसे बनता है जो बता रहा हूँ। आप इसको ओपन कीजिए किसी का एक बार, हाँ गेट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, फाइन। आप ये पूरा को कॉपी कर लीजिए, रिक्वेस्टेड यूआरएल जो है, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो यूआरएल है, इसको मैं ब्रेक करता हूं। ये जो यूआरएल देख रहे हैं आप, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं बेस यूआरएल, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं क्या, ये जो एडमिशन फॉर्म है ये किस में था, गेट में, ठीक है। तो गेट के लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्लैश एडमिशन फॉर्म, मतलब जो बेस यूआरएल हुआ ना, ये बेस यूआरएल, इसी पे वो दूसरा यूआरएल मतलब एड्रेस बना है जो स्लैश एडमिशन फॉर्म नाम का, ठीक है। तो हमारा इससे भी देख के जो है ना हम समझ जाएंगे कि हमारा ये एड्रेस क्या होगा, क्योंकि सर्विस ये रहा, क्योंकि जो हमारा जो यूआरएल है वो एक्चुअली में ये है, इट मीन्स यहाँ तक तो हमारा ओरिजिनल है ही, इसके बाद ये रहा है आपका जो सेकंड फ्रैगमेंट जिसको बोलते हैं। हम लोग जब ये राउटर लिंक पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग ये देखे थे, तो ये जो बन रहा है ये आपका सेकंड एड्रेस है। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, इजिली आ जाएगा। और यहाँ से भी आ जाएगा, ट्राई आउट कीजिए, आपको दिखा देगा यूआरएल। नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, नहीं भी दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप एड्रेस ये जस्ट स्लैश के बाद बेस यूआरएल के बाद स्लैश, बट सपोज दैट इसके बाद भी अगर कोई एड्रेस रहता, एडमिशन फॉर्म स्लैश उसके बाद भी कुछ रहता, तो आप नीचे देखिए तो सब में आपको दिख रहा है कुछ अलग ढंग का, मंथली फी फॉर्म स्लैश आईडी, ठीक है, मंथली फी लिस्ट स्लैश आईडी। तो ये क्या है, सब तीसरा पार्ट बन रहा है। जहाँ पे आईडी क्या है, तो ये आपको डायनेमिक है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, यूनिक नहीं है, ये कंपलसरी, ये मीन्स क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शनल, जो पास कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं वो चीज है। और यहाँ पे नीचे जो है ना, ये डीटीओ में तो कुछ नहीं है। ऐसे डीटीओ के अंदर क्या होता है ना, लाइक उसका स्ट्रक्चर रहता है, जो हम बात करते हैं इंटरफेस, कि हमारा डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, तो वही होता है। बट एनीवे यहाँ पे क्या है कि आप एड यूआरएल को आप इसके समझ जाइएगा कि बेस यूआरएल स्लैश दूसरा यूआरएल चलता है, तो हमारा यूआरएल क्या बनेगा, तो हमारा यूआरएल एक्चुअली जिस यूआरएल पे डेटा गेट हुआ है ना, यही यूआरएल पे डेटा हमारा पोस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि गेट का यूआरएल आप देखिए एंड पोस्ट का देखिए तो दोनों सेम है, ठीक है। दोनों आपका एक ही मेथड पे काम कर रहा है, मीन्स उसका एपीआई जो बना हुआ है बैकएंड का वो उस टाइप से। तो क्या करेंगे, तो जो यूआरएल ये है आप लगा दीजिए वही सेम, दिस डॉट आ जाएगा, ये हो गया एक। उसके बाद इसका कर्सर रखिए, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड 2 to 3 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 1, एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए लेकिन हमें कितना मिला, हमने 1 दिया। और क्या बोल रहा है, एन आर्ग्यूमेंट फॉर बॉडी वाज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका मिसिंग है, बट एनीवे हम कॉमा देते हैं, दिखाता है आपने खुद दिखाएगा कि क्या मान चाहिए इसको। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका यूआरएल था, हो गया। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, बॉडी, चलिए बॉडी हमारे पास नहीं है। बॉडी का मतलब क्या होता है, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो बॉडी आ रहा है, बॉडी का मतलब हुआ ये फॉर्म का डेटा, ठीक है।
एक सेकेंड, ये कहाँ क्या है? अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ जो हम लोग फॉर्म को जो फिल कर रहे हैं ना, एक्चुअली में ये जो हम लोग फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो यही डेटा उसको चाहिए सेकंड में। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, आपको रास्ता मिल गया कि कहाँ जाना है, फाइन, बट क्या लेके जाना है? क्योंकि हमें कंपलसरी है, कुछ हम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेव कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट का मतलब हुआ सेव करना। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि क्या लेके जाना है। तो हमारे पास डेटा नहीं है। अब वो डेटा कहाँ पर है? अब ये डेटा यहाँ पे कैसे आएगा? मान के चलिए यहाँ मैंने लिख दिया एक वेरिएबल फॉर्म डेटा, फाइन, लेकिन ये फॉर्म डेटा है कहाँ पर? ये फॉर्म डेटा आपका कंपोनेंट पे है। चलते हैं कंपोनेंट पे, ये रहा। रुकिए, ये हटाइए, तो इसका हमें जरूरत नहीं है। हम आते हैं कंपोनेंट पे। ये हमारा रहा फॉर्म, ठीक है। और डेटा किसके पास है? तो इस वेरिएबल के पास है, दिस डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू के पास है डेटा। इट मीन्स हमारा जो डेटा जो है इस फॉर्म के पास है, लेकिन इसे क्या करना है, कहाँ पहुंचाना है? उस सर्विस में पहुंचाना है इस डेटा को। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहुंचाना है, तो एनीवे हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा, फॉर्म डेटा। एक हमने आर्ग्यूमेंट ले लिया, तो अब ये डेटा यहाँ पे आ गया, तो यही वाला वैल्यू यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब इतना हम करके अभी फिलहाल छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न हो गया, मतलब जो इसको कॉल करेगा उसको वो वैल्यू दे देगा, फाइन। सेकंड क्या करते हैं, ये मेथड को अब हम जैसे गेट कर रहे थे उसी टाइप से हमें पोस्ट को यूज करना होगा। कारण क्या है, एक बार पेंट पे चलते हैं। ये रहा है आपका फॉर्म। आपने यहाँ पे बटन क्लिक किया, बटन क्लिक करने के बाद आपका वैल्यू गया सर्विस पे, ठीक है, सर्विस पे गया। और यहाँ पे रहा है आपका बैकएंड का डेटाबेस, तो ये चला गया डेटाबेस में, फाइन। लेकिन जब आप यहाँ पे फॉर्म का डेटा को सेव किए हैं, बटन क्लिक किए, तो आपका जब सर्विस पे आया तो सर्विस में एक मेथड लिखा हुआ है जिसके पास क्या है, पोस्ट मेथड है, पोस्ट है। और पोस्ट को क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट में हमें वैल्यू चाहिए, किसका, फॉर्म का, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब गेट कर रहे थे तो क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग लिखे थे दिस डॉट सर्विस डॉट मेथड का नाम। तो सेम उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे अपने कंपोनेंट पे। तो पहले हम चलते हैं अपने कंपोनेंट पे, और हमारा ये जो सेव फॉर्म डेटा है इसको हम लोग कॉल करते हैं अपने कंपोनेंट पे। कहाँ पे करेंगे, जब हम बटन क्लिक किए हैं तब, क्योंकि बटन क्लिक करने के बाद हम डेटा को वहां पास करेंगे। तो दिस डॉट सर्विस, क्या है सर्विस का नाम, कॉल नहीं हुआ है क्या? अच्छा, यहाँ कॉल इंजेक्ट नहीं हुआ है, ओके, ये नया कंपोनेंट है ना। हाँ, सर्विस लाइए, क्या है सर्विस, बैकएंड सर्विस, फाइन। सो प्राइवेट रीड ओनली एंड सॉरी एंड बैकएंड, नहीं आएगा, नहीं आएगा, हमें लाना ही पड़ेगा, इंपोर्ट कर देते हैं, हो जाएगा। इंपोर्ट सॉरी, इंपोर्ट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश स्लैश सॉरी सर्विस स्लैश बैकएंड सर्विस, है ये आ गया। अब हम इस बैकएंड सर्विस को, भाई साहब इसको लिख, ठीक है, क्या हो गया, हमारा बैकएंड सर्विस, यहाँ सर्विस को हमने इंजेक्ट कर लिया। अब इस सर्विस को कहाँ लेके जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले के पास, डॉट, इसके बाद है डॉट लगाइए। आपको यहाँ मेथड दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, गेट यूजर लिस्ट फ्रॉम द जेसन, मतलब ये गेट का मेथड लिखा हुआ है। सेव फॉर्म डेटा, इसको लेंगे। अब एक चीज सोचिए, आप कंपोनेंट पे हैं,
आप यहाँ कंपोनेंट पे हैं, तो कंपोनेंट से हमें क्या चाहिए, सर्विस तक डेटा लेके जाना है ना, सर्विस तक, यहाँ तक हमें डेटा लेके जाना है, तो कैसे आएंगे, तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में डेटा पास करेंगे, इसके अंदर फॉर्म का डेटा वही यहाँ करना है, इस मेथड के अंदर फॉर्म का डेटा पास कीजिए, लेकिन फॉर्म का डेटा किसके पास है, तो ये रहा, तो ये आर्ग्यूमेंट चला गया, जब आर्ग्यूमेंट चला गया तो ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ से आर्ग्यूमेंट हम भेज दिए, ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं, अपना सर्विस पे आते हैं, तो अब जब आपने यहाँ से फॉर्म का डेटा भेज दिया, यहाँ पे कोई मेथड लिखा हुआ है, रुकिए, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से हमने फॉर्म का डेटा को यहाँ पर सेंड किया, ये रहा, तो हमने यहाँ पर पास करवाया, लेकिन ये जो मेथड है, ये मेथड सेव फॉर्म डेटा, ये कहाँ पर है, तो ये है सर्विस पे, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू दिए हैं, ये जो हम आर्ग्यूमेंट में पास किए हैं, वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, करेक्ट, क्योंकि आप देखिए तो सेम मेथड के अंदर हम लोग पास किए हैं ना, सेव फॉर्म डेटा, और यहाँ भी हमारा क्या है, सेव फॉर्म डेटा, तो जो आर्ग्यूमेंट में दिए हैं वहाँ, ये सर्विस में यहाँ पे रिसीव हो गया, और जब सर्विस में आपको रिसीव हो ही गया, तो ये रहा है आपको क्या चीज, हम्म, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू लिखा हुआ है ना, हम लोग इसका नाम थोड़ा सा उसी टाइप से मिला देते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म डेटा, आप कुछ भी वेरिएबल लिखिए, इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और ये डाल दीजिए, तो ये इशू क्यों है, क्योंकि इसको हमें टाइप देना पड़ेगा, ठीक है, अब क्या हुआ, तो अब आपका वैल्यू यहाँ तक पहुँच गया, आपने रिटर्न कर दिया, अब यहाँ पे हमारा आ गया, और इसको जो 2 पैरामीटर, कम से कम इसको 2 पैरामीटर चाहिए, जिसमें एक यूआरएल चाहिए और दूसरा कॉन्टेक्ट मीन्स वैल्यू चाहिए फॉर्म का। आप गेट को एक बार देखिए, गेट ये रहा, गेट में क्या है, सिर्फ यूआरएल, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है, पोस्ट नहीं करना है, तो वहाँ सिर्फ एक ही डेटा का हमें ज़रूरत है, मीन्स आर्गुमेंट में सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे हमें 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेव डेटा इन द फॉर्म यूजिंग एपीआई, ठीक है, यहां से हम लोग डेटा को पास कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, तीसरा पैरामीटर देखते हैं कि क्या है इसका, तो तीसरा पैरामीटर कुछ दिख रहा है, जाना पहचाना, ऑप्शन, हेडर, http context, then observe, then param, request, मतलब ये सारा वही मेथड है जो हम लोग गेट में किए थे, स्टेप से करके कर रहे थे, न्यू http जो हम लोग क्रिएट किए थे, ये वही मेथड है, ठीक है, तो तीसरा पैरामीटर पास करना है, आप वही चीज पास कीजिएगा जो हम लोग पीछे कर रहे थे, ठीक है,
बट उसका हम नहीं जाएंगे पास करने, क्योंकि उसका हम ऑलरेडी देखे थे। बट जैसे वहां कर रहे थे उसी टाइप से यहाँ आप पास कीजिएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा सेव हो पाता है या नहीं। तो उसके पहले मैं कंसोल यहाँ भी कर लेता हूँ एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म डेटा यहाँ ले लेते हैं। और ये कहाँ पर डेटा है, तो ये है हमारा इनसाइड सर्विस में, ACRVI सर्विस। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा सर्विस तक पहुंच रहा है या बीच में कहीं ब्रेकेज हुआ। कुछ भी टेस्ट करना है जस्ट एक वैल्यू ही पास कीजिए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा को पास करना। तो ये रहा है आपका कंपोनेंट का डेटा और इनसाइड सर्विस। आपका डेटा सर्विस तक तो पहुंच गया। ये कंसोल मैं कमेंट कर देता हूं, नहीं जरूरत है कंपोनेंट का। चलिए एनीवे, हमारा डेटा क्या हुआ, सर्विस तक आ रहा है। अब हमारा काम क्या है, तो सर्विस तक तो गया, क्या ये डेटाबेस में भी सेव हुआ है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ जाके गेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, और क्या डेटा पास किए हैं, GGF है। अगर यहाँ पे सेव रहा तो वो सबसे नीचे रहेगा। इतना देर लगाएगा लोड होने में, तब तो ये सुबह हो जाएगा। नेटवर्क फेलुअर, HTTP कॉन्स रिक्वेस्ट, कुछ ब्रेक कर गया बीच में। जल्दी लोड तो हो जा। ठीक है, ये लोड नहीं भी हो रहा है, हम दूसरा दिमाग लगाते हैं। हम लोग अपना गेट मेथड का API लिखा हुआ है, हम लोग वहां जाके चेक कर लेते हैं अपना डेटा को कि क्या हमारा डेटा वहां आ रहा है। तो फॉर्म हमारा यहाँ सेव हुआ ना, क्या है उसका नाम, कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, यूजर रिकॉर्ड। तो हम लोग अपना फॉर्म का पेज पर ही, ओके एनीवे ये लोड हो गया। ट्राई आउट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या GGH कुछ डेटा है। हम लोग यहाँ भी चेक कर सकते हैं डेटा में जाके, क्योंकि ये नहीं भी हमारा डेटा यहाँ लोड हो रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई डेटा हमें वैसा नहीं दिख रहा है। GGH यहाँ पे नहीं, यहाँ भी कोई डेटा वैसा नहीं आया, ये तो लेटेस्ट डेटा है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमें वो पता नहीं चला कि डेटा हमारा सेव हुआ या नहीं हुआ। तो करना क्या है, एक चीज हम लोग, सो यहाँ से जो हमने सेव करने के लिए ट्राई किया, गॉट पोस्ट, और उसके बाद URL दिया और ये डेटा हमारा गया। बट इसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो हमें मिलेगा कैसे, तो ये रिटर्न टाइप, ये क्या रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जर्वेबल। सो हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ से रेस्पॉन्स। तो ये आपको रेस्पॉन्स देगा कि आपने जो डेटा सेव किया वो एक्चुअली में सेव हुआ भी या नहीं हुआ, कि कुछ मिसिंग है। ये जो भी होगा ये आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स में मिल जाएगा। अब ट्राई करते हैं सेव करने का, देखते हैं क्या होता है। नीचे डेटा दिख रहा है, फाइन, हमें नहीं मतलब है। तो हम लोग x x x x 1 2 3 4 कुछ वैल्यू यहाँ भी डाल देते हैं, 1 1 कमेंट यानी सबमिट कीजिए।
सो सर्विस में गया, ये रहा सर्विस का डेटा जो यहाँ गया, ये किस में आया, कंपोनेंट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने डेटा सेव किया तो हमें कंसोल में क्या दिख रहा है, एक आईडी आया, ठीक है, स्टूडेंट नेम आया, क्रिएटेड डेट आया, करेक्ट, डेट ऑफ एडमिशन तो हम लोग फिल किए हैं, बट ये आईडी जो हम लोग ने फिल नहीं किया है, हमें आईडी मिल रहा है, इट मीन्स हमारा डेटा सेव हुआ है। चेक करते हैं सबसे नीचे जाकर, लेकिन हमें पेज लोड कराना होगा। पेज लोड हुआ, क्या वैल्यू दिए थे, x दिए थे ना, आ रहा है। तो ये डेटा कहाँ गया, ये डेटा आया आपके डेटाबेस में। आप यहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कीजिए, डेटा आपको दिखाएगा। यहाँ सबसे नीचे जाइए, कहाँ गया, हाँ, ये रहा है आपका डेटा। मीन्स ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो मैंने उस डेटा को फ्रंट एंड पे गया, हमने उस डेटा को अपने फॉर्म में फिल किया, और वो डेटा, कंपोनेंट पे आइए पहले, तो ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमने डेटा को यहाँ पे सेव किया, सेव करने के मीन्स यहाँ पे डेटा हमने लिया पूरा को, फिर हमने क्या किया, सर्विस में पास किया, सर्विस में जो हमने पोस्ट मेथड लिखा उस पे गया, और उसमें हमने फॉर्म का पूरा डेटा को डाल दिया, ठीक है। आपका पूरा फॉर्म का डेटा चला गया, फॉर्म का डेटा क्या हुआ, यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट आया, दिस डॉट http client डॉट पोस्ट मेथड में गया, यहाँ पे आपका URL हुआ, और URL में URL के साथ हमारा फॉर्म का डेटा गया। लेकिन ये जब आपका सक्सेस होता है, सेव होता है, तो हमें रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जरेबल, और ऑब्जरेबल डेटा तभी इमिट करता है जब उसका सब्सक्राइबर होता है। तो फर्स्ट टाइम जब हमें डेटा नहीं मिला था, क्योंकि हमने सब्सक्राइबर नहीं डाला था, तो ऑब्जरेबल तो तभी वर्क करेगा जब सब्सक्राइबर रहेगा। तो जब सब्सक्राइबर ही नहीं है तो ऑब्जरेबल वर्क कहाँ से करेगा, तो कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए फर्स्ट टाइम में आपको डेटा नहीं आया था, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसको कमेंट कर दीजिए, कोड अभी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी इतना प्रोसेस से क्या होगा, इतना प्रोसेस से ये हुआ कि हमारा जो ये आर्ग्यूमेंट का डेटा है वो सर्विस में चला गया, सर्विस में आपको यहाँ पे चला आया है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोसेस करने के लिए भी आ गया, लेकिन ये क्या है, तो पूरा एक ऑब्जरेबल रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न तभी करेगा जब आपके पास सब्सक्राइबर रहेगा। इसीलिए अभी अगर हम डेटा सेव करें तो डेटा नहीं जाएगा। सेव कीजिए, अब आप कंसोल देखिए, क्या दे रहा है कंसोल में, इनसाइड सर्विस, सर्विस तक डेटा गया, नीचे डेटा नहीं आया। इवन हम इसको डेटा को देखते हैं पूरा चेक करके, चलते हैं सबसे नीचे, चेक करें, देखें आ गया तो आ गया, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ लास्ट रिकॉर्ड ही दिख रहा है, जो हमने x दिया था, अभी हमारा RR है, लेकिन वो नहीं डेटा आ रहा है आपका। क्यों, क्योंकि वो डेटा आने के लिए ऑब्जरेबल डेटा तभी इमिट करेगा जब सब्सक्राइबर रहेगा। अब इसको सब्सक्राइब कीजिए और अब डेटा दीजिए, जो भी डेटा दिए थे RR ही दे देते हैं, सबमिट कीजिए। आप एक चीज और गेस कर सकते हैं कि लाइक जैसे ही सर्विस में डेटा आ जाता है ना, तो ये डेटा आने में टाइम लगता है, क्योंकि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, आपके बैकएंड से आ रहा है, मीन जैसे ही सेव हो रहा है तब जाके ये डेटा आ रहा है, और यहाँ आने के बाद अब आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, ओपन कीजिए, नहीं आया है, इसको लोड कराइएगा तब देगा, क्योंकि ये डेटा पहले लोड हुआ था, इसीलिए यहाँ नहीं दिखा रहा है ये, इसको लोड कराइए। अब इसको आप देखिए, आ रहा है, ये रहा डेटा। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा को सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
अभी आपके पास इशू क्या है? अभी इशू ये है कि जब हम डेटा को सेव कर दे रहे हैं, एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है, तो इस कारण से दिक्कत तो हो रहा है। एक सेकंड रुकिए। सॉर्ट हम कर देते हैं डेटा को। अभी हम लोग का क्या हो रहा है कि हम सेम पेज, हाँ एक चीज और है, वेट, तब उस पे आएंगे। तो ये जो डेटा का जो प्रोसेस हो रहा है, जो सेव करने का प्रोसेस है, तो एक्चुअली आपके पास अगर कॉर्स का इशू रहेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इशू दे देगा। अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं। मैंने कॉर्स को बंद कर दिया। अब हम लोग देखते हैं डेटा को सेव करने का ट्राई करने का, देखते हैं ये क्या करता है। हो जा रहा है, मतलब कि हमारा बैकएंड से ही कॉर्स इनेबल है। अगर बैकएंड में कॉर्स इनेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको इशू दे देगा, ठीक है। तो बैकएंड नहीं रहने पे तो सेकंड चीज, लाइक डेटा का जो हम प्रोसेस जो कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम कंसोल में देखेंगे तभी पता चलेगा, नहीं। आप नेटवर्क टैब में जाइए, क्योंकि नेटवर्क टैब में ये सब चीज का मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कंसोल में वही आता है जो हम लोग लिख रहे हैं। अगर सपोज हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो फिर हमें कहाँ से दिखेगा? तो इसलिए कभी भी मॉनिटर करना है, आप कंसोल को नहीं, नेटवर्क में जाइए। तो नेटवर्क टैब में हम लोग मॉनिटर करते हैं डेटा को कि क्या हो रहा है। इसको ऊपर में कैसे जाता है? कुछ नहीं, कैसे होता है ये? सर पेज XHR में जाइए। किसमें? पेज एक्सेस? पेज पेज अच्छा, उसमें API पेज होता है और रिफ्रेश मारिए। नहीं ये ऊपर करने का, ये एरिया मतलब जो बड़ा करना हुआ है जो। ऊपर ऊपर कहाँ पर? यहाँ पकड़ने का दे रहा है, हो ही नहीं रहा है तो। अच्छा साइड में ले लीजिए ना। अच्छा, इस चीज देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग डेटा को अगर सेव करेंगे ना, मान लीजिए मेरे पास डेटा ऑलरेडी फिल्ड है, ट्रिक करते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क में क्या प्रोसेस होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रहा है, ये जा भी रहा है या नहीं? एक सेकंड रुकिए, साथ में ही लेता हूँ। पेज लोडिंग कर दीजिए। जो भी चीज है ना, नेटवर्क टैब में देखिए, नेटवर्क टैब में आपको रियलिटी दिखेगा। दिख रहा है? दो एपीआई यहाँ पे हिट हुआ। दो एपीआई में क्या क्या हिट हुआ चेक करते हैं। तो पहला को क्लिक कीजिए और मेथड देखिए, यहाँ पे आपको मेथड दिखेगा कि एक्चुअली में मेथड है क्या। अगर बाहर निकालूं तो कहीं गायब ना हो जाए। नहीं, बच गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहला जो एपीआई जो हमारा है, पहला एपीआई ने क्या किया, स्टेटस कोड दिया 204, रिक्वेस्ट मेथड ऑप्शन, यहाँ पे रेफरेंस पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ये सब दे रहा है, ठीक है। ये सबसे हमें नहीं मतलब है। डेटा पावर्ड बाई, और जो ऑप्शन हेडर और पैरम कुछ भी हम सेट करेंगे ना, वो हमें यहीं पे आएगा, दिखेगा वो चीज, जैसे हमने गेट में सेट किया था। अभी इस पे आते हैं पोस्ट में। तो पोस्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूआरएल दिखा रहा है। ये कौन सा यूआरएल है? ये सेम यूआरएल है जो हम लोग एपीआई में सेट किए हैं। आप सर्विस में जाइए, चेक कीजिए, और यहाँ रहा, ठीक है। आप इस यूआरएल पे डेटा क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। सेकंड मेथड पोस्ट, ठीक है, 201, ये 201 स्टेटस कोड है उसका। आप पेलोड पे जाइए। पेलोड में आपको दिखाएगा कि आप क्या सेंड कर रहे हैं डेटा। पेलोड के अंदर क्या होता है, जो हम डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीव्यू में क्या होगा, तो प्रीव्यू में भी आपको दिख रहा है क्या, डेटा ही दिख रहा है, बट एक्चुअली में प्रीव्यू में जो डेटा आ रहा है, ये एक्चुअली में आपका डेटा नहीं है, ये डेटा आया है बैकएंड से। मतलब जो डेटाबेस ने आपको रिस्पॉन्स के रूप में डेटा भेजा है। पता कैसे चल रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी एक आ रहा है हमें साथ में, ये मोंगोडीबी के थ्रू आ जाता है आईडी, और यहाँ पे वर्जन आ रहा है जो 0 दे रहा है। लेकिन डेटा आपका अगर सपोज दैट कुछ इशू रहेगा तो डेटा नहीं सेव होगा। अब हम लोग इशू को करते हैं, रुकिए एक सेकंड। और रेस्पॉन्स में देखिए, रेस्पॉन्स में भी आपको कहाँ से आ रहा है, तो डेटाबेस से जो रेस्पॉन्स आया है वो ये दिखेगा, ठीक है। तो कंसोल हमारा करेक्ट नहीं होता है, कंसोल वो हमारा है, हम लोग लिखे हैं वो दिखेगा। कभी भी देखना है, आप प्रीव्यू में आके चेक कीजिए डेटा को कि क्या हुआ है, रेस्पॉन्स में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से चेक किया जाता है टाइमिंग कितना ले रहा है, यहाँ पे टाइमिंग में दिखाएगा कि आपका सर्वर कम्युनिकेशन होने में कितना टाइम लगा है। वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं 383.62 मिली सेकेंड इसने वेट किया रिस्पॉन्स आने के लिए। मीन्स
आपका सर्वर कितना स्लो है, फास्ट है। आपने रिक्वेस्ट सेंड किया तो कब सेंड हुआ, कितना देर लगा सेंड होने में, 0.40 मिली सेकंड में सेंड हो गया, लेकिन आने में उसे 383.62 मिली सेकंड लग रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम पूरा चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और खास करके प्रीव्यू हो गया, रेस्पॉन्स, यहाँ पे आप सर्वर का देख सकते हैं डिटेल। क्या करते हैं हम लोग, कोड में गलती करते हैं। कोड में गलती कहाँ करना है, सिंपल फॉर्म कंट्रोल आप गलत कर दीजिए एक, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम गलत कर दिया, अब हमारा ये फॉर्म कंट्रोल गलत। अब हम लोग पहले तो फॉर्म यहीं पे कहीं में गलती ना दे दे, देखते हैं यहाँ देगा गलती तो वहां सुधारेंगे। गलती दे दिया यहीं पे कंसोल में, क्योंकि इससे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सही कर देते हैं, यहाँ सही कीजिए और आ जाइए टीएस पेज पे गलती कीजिए, क्योंकि टीएस पेज तो ओके, हाँ एक सेकंड, दोनों जगह गलती कीजिए, मतलब स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट नेम्स कीजिए और इसको टीएस पेज पे भी आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स कर दीजिए। आपका फॉर्म सही है, ठीक है, फॉर्म में कोई गलती नहीं है हमारा। डेटा ये जो दिया है ये पहले का है, ओल्ड डेटा, नया डेटा पे आएंगे अभी हम लोग। देखिए मिस्टेक होता कहाँ है वो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तो डेटा देख लिया कि हमारा डेटा चला गया, डेटा चला जाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमारा इशू कहाँ कहाँ हो सकता है, हम गलती कहाँ कर सकते हैं। तो अब सबमिट कीजिए, आप सबमिट किए, अब क्या हो गया, अब देखिए इशू, अरे रुक जा, ये जो डेटा है आपका सर्विस तक पहुंचा है, करेक्ट। आपने पोस्ट किया, पोस्ट में क्या हुआ, डेटा नहीं गया, एरर क्या दिया 500, इसको ओपन कीजिए, क्या एरर है 500, क्यों, यूजर फॉर्म कंट्रोल टेम्पलेट सबमिट लिस्नर कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। फाइन, बंद करते हैं इसको, एरर यहाँ पढ़ते हैं, क्या दे रहा है एरर में, स्टेटस कोड दिया 500, इंटरनल सर्वर एरर, फाइन। कुछ यहाँ पे देखते हैं, कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे मैसेज इंटरनल सर्वर एरर आया और यूआरएल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो हमें कुछ नहीं दे रहा है। हेडर में देखते हैं कुछ है, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी कुछ नहीं है। HTTP रेस्पॉन्स एरर, हम वो डिटेल जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली कहीं पे वो हमें शो करता है क्या, ये हम देखना चाह रहे हैं। एरर तो हमें पता ही है कि क्या हम लोग गलती किए हैं। नेटवर्क टैब में आइए, मतलब ये तो हम समझ गए हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमारा है, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर, प्रीव्यू में चेक कीजिए, पेलोड में चेक कीजिए, पेलोड में भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कुछ भी वैसा। पोस्ट, तो जब ऐसा रहे, मीन्स डेटा आपका नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आपको अपना कंट्रोल चेक करना पड़ेगा सारा, कि आपने जो कंट्रोल पास किया है वो सही है या नहीं। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ एस लगा दिया है, ठीक है, और बैकएंड के पास जो है वो क्या है, तो स्टूडेंट नेम है, एस लगा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो जब ये एस लगा हुआ नहीं है और हमने यहाँ पे एस लगाया है जानकर, तो अब इसको रिमूव कीजिए, एस को, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या होता है, एस यहाँ रिमूव कीजिए, हमें क्योंकि हमें पता था कि हाँ हमारा वहाँ पे इशू है, तो हम लोग उसको हटा देते हैं। देखते हैं फिर, अब नेटवर्क टैब ओपन रखिएगा, अब इसको ठीक है, इसको क्लियर कीजिए कंसोल और सबमिट कीजिए। अब देख सकते हैं पहले स्टेटस कोड क्या था 504, अभी स्टेटस कोड क्या है 201, मतलब सक्सेस हो गया। अब चेक करते हैं, तो प्रीव्यू में तो ठीक, पेलोड में तो ठीक है, पेलोड तो हमारा डेटा रहेगा। प्रीव्यू में चलते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू में आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। मतलब हमने गलती क्या किया था, माइनर एक मिस्टेक हुआ था कि हमारा यहाँ पे कंट्रोल का नाम हमने गलत किया था। इट मीन्स अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कंट्रोल का नाम अगर हमारा मिसमैच हो गया तो हमारा डेटा नहीं जाने वाला है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि इनका इंक खत्म हो गया, नहीं चल रहा है, ठीक है। ये रहा है आपका बैक एंड और ये रहा है आपका फ्रंट एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों
जो फॉर्म का डेटा आ रहा है वो समझ कैसे रहा है कि हमारा डेटा कि कौन सा फील्ड में किस डेटा को रखना है, ये चीज को देखिए। मान लीजिए ये स्टूडेंट नेम है, एक सेकंड। So, जब भी कोई डेटा पोस्ट करते हैं तब कोई हर किसी डेटा का एक यूनिक आईडी होता है। तो आईडी के बेसिस पे हम कैसे पास करेंगे डेटा, और गेट भी करेंगे तो आईडी के बेसिस पे ही करेंगे। उसके लिए क्वेरी लिखिएगा ना डेटाबेस में, बैकएंड में। जैसे बैकएंड जब आप बना रहे हैं तो आपको वहां पे डेटाबेस का क्वेरी लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो आईडी बेसिस पे। हाँ, वो मतलब तो जिस भी फ्रंट एंड से अगर मान लो फ्रंट एंड से कुछ बैकएंड नहीं नहीं दे रहा कीजिएगा है, आप, फ्रंट एंड से आईडी के बेसिस पे नहीं भेज सकते। बट एपीआई तो बैकएंड लिखेगा ना। हाँ, वो तो है, क्योंकि डेटा से बैकएंड ही वो स्लैश करके आईडी देगा तभी तो अपन हाँ, आईडी भेजेंगे। आपके पास ये चीज है कि आप आईडी देने का हकदार हैं, बट आईडी पे क्या करना है वो बैकएंड का डिसीजन है। हो सकता है कि बैकएंड आईडी पे डिलीट कर रहा हो डेटा, करेक्ट। तो वो तो डिसीजन बैकएंड का रहेगा, हमारा तो कुछ नहीं रहेगा वो पर जब डिसीजन। यूआरएल भेजेंगे तो उसके साथ हेडर में ये कर सकते हैं, जैसा तो अपन क्वेरी पैरामीटर बट मॉडिफाई करना है जो भी बट चीजें। कहने का मतलब है आप कुछ भी भेज दीजिए, अब बैकएंड वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा नहीं तो नहीं, कुछ होगा। नहीं ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ बैकएंड को जाएगा डेटा उनके हिसाब से जाएगा, गेट करेंगे हाँ, उनके हिसाब से करेंगे। करेक्ट। अभी मान लो यूजर का ऊपर यूआरएल होता है, जैसे हाँ, स्टूडेंट स्लैश आईडी स्लैश जो भी उसका डेटा हम्म होता है, हम्म हम्म, अपन उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे हेडर मान लो मैं एक हाँ कस्टमाइज हेडर भेजूँ। कर सकते हैं, बट हम वही डेटा भेज सकते हैं जो बैकएंड का रिक्वायरमेंट है। जैसे अपने मन से अगर कुछ डेटा ही भेजेंगे ना तो वो एरर दे देगा। पिछला ही दिन हम लोग जब कर रहे थे हेडर का, तो हम लोग अपने मन से कुछ भी डेटा भेज रहे थे तो वो हमें एरर थ्रो कर रहा था, क्योंकि बैकएंड को वो चाहिए ही नहीं और हम इलीगल चीज बिना मतलब का भेज रहे हैं। कभी कभी ये कैसे केस में क्या होता है, जैसे मतलब कोई बैकएंड डेटा दे रहा है कि मतलब वो कौन सा भी यूआरएल दे रहा है जो यूजर को नहीं समझ आ रहा, तो यूजर को चाहिए कि वो पर्टिकुलर की किस कंपोनेंट में है, वो स्लैश करके वो कंपोनेंट में गया है, उस वो कंपोनेंट का एक चाइल्ड वो है, तो तो हाँ, वो कस्टम यूआरएल कर सकते हैं ना। वो ठीक है कि देखिए यूआरएल हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो वो बट जो कस्टमर कैसे पास करेंगे। कस्टम यूआरएल मतलब नहीं समझा। जो ये मेथड के साथ अपन ब्राउजर में, कस्टम यूआरएल। हाँ, जो ब्राउजर ब्राउजर में में। दिखता है जो, तो वो हाँ तो हाँ, राउटिंग हो गया ना। मतलब वो राउटिंग में मुझे कस्टम यूआरएल पास करना, जैसे मेरा कोई मेथड गेट हो या कोई हाँ भेज रहा हूँ मैं डेटा बैकएंड, तो उस हाँ, हिसाब से यूजर को ऐसा अंडरस्टैंडिंग यूआरएल की उसको ही पता चले कि ये मेरा यूआरएल है, पेरेंट कंपोनेंट है, मैं फिर इसके अंदर नहीं चाइल्ड में तो गया था, उसके बाद जो भी डेटा तो है। वो तो हम लोग यूआरएल जब बनाते हैं, राउटिंग बनाते हैं, उसी टाइम बनाते हैं वो अपने हिसाब से। कंपोनेंट लेवल पे यूआरएल में ये नहीं हो सकता मॉडिफाइड। कंपोनेंट पे आप कैसे मॉडिफाई कर लीजिएगा। जैसे एचटीएमएल पे भी पॉसिबल है शायद। बट शायद राउटिंग है। तो से बट राउटिंग तो आपको सेट ही करना पड़ेगा ना। नहीं, राउटिंग अलग चीज होगी सर, एक अपन हाँ तो कस्टम यूआरएल पास कर सकते हैं। बट वो नाम तो हम लोग चेंज कर दे सकते हैं, बट चेंज करने के बाद जो हमारा वो एक्सटर्नल जो डेटा हुआ ना उसको एक तरह से कहेंगे कि हम बाइंड कर रहे हैं, बट उससे कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि किसी यूआरएल को जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा राउटिंग वहां पे सेट किया हुआ है। जब हम क्लिक कर रहे हैं कोई भी पाथ को सपोज, तो वो पाथ पे क्या होता है, राउटिंग एरे में जाके सर्च करता है वो कि वो उस पाथ पाथ पे कंपोनेंट क्या है, तो वो पाथ को लेके वो कंपोनेंट को मूव कराएगा, करेक्ट। नहीं, हाँ वो तो है, सही तो बात है। जब आप अपने हिसाब से कोई पाथ अगर बना देते हैं डायनेमिकली, ठीक है, तो अब जब वो पाथ को सर्च करेगा राउट एरे में तो नहीं मिलेगा ना। अब जब नहीं नहीं, मिलेगा तो वो तो कंपोनेंट कैसे कम, जाएगा। तो सर राउटिंग लेवल पे अलग चीज है। ठीक है, इसके क्योंकि बाद देखिए अपन डिस्कस करेंगे इस चीज पे। हाँ,
क्योंकि कोई भी चीज है ना, अगर आपको बैकएंड दे रहा है तब तो फिर कोई झंझट ही नहीं है। आपको बैकएंड दिया, आप उसको लेके गेट कर लीजिएगा, ये चीज है। अब देखिए इसमें क्या है, तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको देख रहा है, तो ये हमारा फ्रंट एंड का हो गया, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बैक एंड साइड का। ठीक है, अब एक चीज सोचिए कि बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों एक दूसरे का जो फॉर्म फिल्ड हुआ वो कैसे जाने, क्योंकि बैकएंड को भी पता होना चाहिए कि हाँ वो फॉर्म का ये वैल्यू जो है हमें यहाँ सेव कराना है, और फ्रंट एंड को भी पता होना चाहिए कि ये जो फील्ड है हम दे रहे हैं जो कहाँ पे जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज कैसे समझ में आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी है जो फ्रंट एंड के पास जो फॉर्म कंट्रोल है, क्योंकि ये फॉर्म कंट्रोल ही है, तो फॉर्म कंट्रोल से ही सिर्फ उसे पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ जो हम लोग फॉर्म कंट्रोल नेम दे रहे हैं और इधर में जो हमने जो नाम डाला है, ये दोनों नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी क्या करेगा, फ्रंट एंड का ये डेटा एंड बैक एंड के टेबल में जो डेटा जाएगा वो जाके सेव करेगा। समझ में आ गया? और ये जो एक्चुअली लिखा हुआ है ना, तो ये कोड बैकएंड में जब लिखाएगा, मीन्स बैकएंड वाला जो लिख रहा है तो वहां पर वो लिखेगा। मैं आपको कोड दिखा सकता हूँ, रुकिए। एक ही ब्रांच है। कुछ गलत तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है, यही है। यहाँ दिख रहा है एडमिशन फॉर्म। यहाँ देखिए, यहाँ जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है और आपका जो फॉर्म कंट्रोल में जो है, ये दोनों सेम है या नहीं है, देख कंपेयर कीजिए इसको। स्टूडेंट नेम का एक एक स्पेलिंग तक जो है वहाँ का सेम है। यहाँ का जो फादर नेम लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड वहाँ का स्पेलिंग देखिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं इस हिसाब से क्रिएट करके। इसको कंपेयर कीजिए लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम वाले को, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ का ये नेम एंड कहाँ गया, यहाँ का ये नेम रहा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जितना भी नाम यहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे हमने जो फ्रंट एंड में लिखा है, ये दोनों सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि इसको देख रहे हैं, ये नहीं देखना है, ये तो डेटा है। लेकिन हाँ, आपके पास बैकएंड नहीं है तो आपके पास तो डेटा से ही देख के समझना होगा। तो डेटा का देखना है, और नहीं तो डेटा नहीं है। अगर आपके पास बैकएंड है तो आप बैकएंड से डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ का जो नाम रहेगा, ये नेमिंग कन्वेंशन और ये नेमिंग कन्वेंशन दोनों सेम होना चाहिए। एक भी मिसमैच होगा, डेटा नहीं आएगा आपको। हो सकता है कि आपने बैकएंड लिखने में ही अगर दिक्कत कर दिया, मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे कर दिया, एक एस भी अगर मिस हो गया तो नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं फीस का क्या लिखा हुआ है, FEES, और यहाँ पे क्या है, FEES। अगर एक भी हमारा मिसमैच होगा, डेटा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज है।
तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि हम डेटा को सेव कैसे करेंगे, कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो सकता है, और मोस्टली जो मिस्टेक होगा फ्रंट एंड साइड में वो यहीं पे होगा। आपका हो सकता है कि कंट्रोल नेम लिखने में आप गलत कर दीजिए, बैकएंड का कंट्रोल नेम और आपका कंट्रोल नेम दोनों का हो सकता है कि मिसमैच हो जाए। तो इसलिए कभी भी अपने मन से नाम को मत लिखिए, डबल क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कभी भी ये काम कीजिए। और स्पेस वगैरह देख लीजिए कि स्पेस वगैरह तो नहीं आ रहा है ना। जनरली स्पेस से इशू तो नहीं आएगा, बट फिर भी अगर सपोज दैट वैसा है तो वो चीज को देख लीजिए, वो क्लियर करके जाइए। क्योंकि अगर ये सेक्शन सही हुआ तो डेटा आपका चला जाएगा, लेकिन अगर ये सेक्शन गलत हो गया डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि यही सेक्शन जो है आपको ब्रेक कर देगा कोड को। ठीक है, और बाकी जो प्रोसेस रहा, हमने यहाँ से डेटा लिया और वहां चला गया। सेकेंड काम क्या करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, आप देखिए आ गया ना सबको, कोई डाउट नहीं है। इसको हटाते हैं। अभी यहाँ पे डेटा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको इसको क्या करें, सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है एंड यूजर डॉट नेम है, वो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर जैसे तैसे हो जाएगा डेटा फिर। ओके ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ पे कोई भी डेटा फिल करते हैं, समझ में खुद आ जाएगा हम लोग को। TODA टुडे कंसोल ओपन करके रखते हैं ताकि पता चले कि डेटा गया है या नहीं गया है। तो पता चलेगा हम लोग आशा में लगे हुए हैं कि डेटा गया, लेकिन कुछ सोया हुआ रहेगा अलग से। कभी बैकएंड का काम कीजिए ना तो कंसोल ओपन रखा कीजिए, मीन्स डेटा पास करने का ये सब काम है तो कंसोल पे जाइए। यहाँ पे हमने डेटा दिया, चलिए यहाँ भी ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये सब नहीं भी दीजिएगा चल जाएगा। बट जैसे ही हम लोग ये डेटा डाल रहे हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा डेटा सेव होके यहाँ पे लोड होता है पेज में या नहीं होता है। रिस्पॉन्स तो दिख रहा है, रिस्पॉन्स आ गया, यूज स्टूडेंट नेम टुडे है, फाइन। डेटा में चेक करते हैं, हम लोग पेज रिलोड नहीं कराए हैं, ध्यान रखना है, पेज हमें रिलोड नहीं करना है। डेटा आते ही ये रूल खुद से रिलोड होना चाहिए। जाके चेक करते हैं सबसे नीचे, डेटा नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा पेज डेटा लोड होके नया आ गया है, लेकिन हमारा पेज यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। क्या करेंगे, वो अब तो रिलोड कर देगा ये। हाँ अभी अपडेट अभी आ रहा, आपका रिलोड होने के बाद आया, हमें रिलोड नहीं करवाना है। तो देखना यह है कि दोनों का मेथड कहाँ पे है। शायद मैंने दूसरा जगह लगता है किया हूँ, तो हमें फिर से यहाँ पे एपीआई कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए करना क्या होगा, हमने यहाँ, ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज हुआ, सॉरी ये आपका सेव का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, डेटा आपने बैकएंड को भेज दिया, तो बैकएंड को डेटा जाने के बाद जब आपका रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, रेस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है आपका, जब रेस्पॉन्स आ गया तो हम एक काम क्यों ना करें कि जो गेट एपीआई है उसको कॉल कर दें यहाँ पे, कि ताकि वो क्या करेगा, जब सेव कर दिया तब लेटेस्ट डेटा को वो गेट कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गेट एपीआई को कॉल कर लेते हैं, और नहीं तो ऑलरेडी जो कोड लिखा हुआ है मैं उसको कॉपी करता हूँ, रुकिए। हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट पहले समझिए। रिक्वायरमेंट ये है कि पेज लोड होने करने के बाद हमें जो डेटा दिख रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि पेज लोड होने के बाद दिखे, हमें पेज लोड करने का जरूरत ही नहीं है। हमारा क्या जरूरत है कि जैसे ही बटन क्लिक हो, जैसे ही बटन क्लिक हुआ डेटा लोड हो जाए, हमारा ये रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे होगा क्या, मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। हमने गेट डेटा, ओके, देखते हैं करके क्या होता है।
तो ये रहा हमारा गेट मेथड लिखा हुआ है जो डेटा को गेट करेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिस्पॉन्स इस लाइन में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स आया है इसके बाद इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट इस मेथड को रिस्पॉन्स आने के बाद कॉल कर दिया। अब देखते हैं चेक करके कि क्या नया डेटा जब जाता है तो वो ऑटोमेटिक हमारा लिस्ट में अपडेट होता है या हमें अपडेट करना पड़ रहा है। TODA बाई टू डालते हैं, सेव कर दीजिए। एरर दे दिया, पूरा डेटा ही पास करना पड़ेगा। सबमिट कीजिए। टुडे गया, यहाँ पे डेटा आया। अब इसको चेक करते हैं कि इसमें आया क्या। UI में चांस मुझे तो कम लग रहा है क्योंकि हम लोग रीलोड नहीं करवाए हैं ना। नहीं, यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आपको डेटा आ रहा है। आप यहाँ चेक कीजिए, सबसे नीचे का डेटा में जाइए तो यहाँ पे आपको टुडे 2 आ रहा है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा पेज सेव किया डेटा को, यहाँ पे हमारा डेटा अपडेट हो गया है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कंपोनेंट हमारा दूसरा है। कंपोनेंट एक्चुअली हमारा 2 कंपोनेंट सेपरेट है ना। इस कारण से क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे रिलोड नहीं किया, इस UI को रिलोड नहीं करवा पा रहा है इसको। ये UI को हमें रिलोड करवाना होगा डेटा को। तो ये चीज को हम आगे जाके समझेंगे, लाइक सब्जेक्ट और बिहेवियरल सब्जेक्ट, ये सब प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको रिलोड करा देंगे। बट हाँ, अगर एक ही पेज पे कोड लिखा हुआ होता, मीन्स फॉर्म भी एक ही पे है और डेटा भी एक ही पे आ रहा है, मतलब फॉर्म ऊपर में है डेटा नीचे में है, उस केस में ये काम कर जाएगा आपका, क्योंकि सेम कंपोनेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो रिकॉर्ड लिस्ट यहाँ लिखा हूँ ना, इसको मैं इसी पेज पे लिखता हूँ, लाता हूँ वहां से डेटा इस पे। रिकॉर्ड लिस्ट ये रहा HTML का। कोड थोड़ा ब्रेक करेगा क्योंकि ज्यादा ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला ब्रेक करेगा। यूजर फॉर्म UI भी उसका ब्रेक करना चाहिए। ओके, फर्स्ट मेथड हमारा पेज लोड होने पे नहीं आया है। ये रुकिए, यूजर लिस्ट यूजर फॉर्म अब आएगा। अब क्यों ब्रेक किया? यूजर रिकॉर्ड लिस्ट से नहीं मतलब है, यूजर फॉर्म में ने UI ये डाल दिया टोटल। यूजर फॉर्म कंपोनेंट पे गए, यूजर रिकॉर्ड लिस्ट हो गया, यूजर रिकॉर्ड लिस्ट यहाँ रहा, फाइन। ओह ओके ओके, यहाँ पे वेरिएबल मिसिंग है वो, क्योंकि उस टाइम मैंने हटाया था। ठीक है, वाह पूरा डिजाइन सही है। लाने दीजिए CSS भी, यूजर CSS अब आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप जब इसमें डेटा सेव करते हैं
सो मान लीजिए मैंने ले लिया टुडे 3, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेटा डाल दीजिए। ये क्यों किए जो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ डेटा ऐड किए हैं टुडे 3, आपका पेज जैसे ही सेव होगा वैसे ही क्या होगा, आपका नीचे लिस्ट भी अपडेट कर जाएगा। सबसे पहले नीचे देखते हैं डेटा क्या है, टुडे 2 है, ठीक है, टुडे 3 हमारा नहीं है। अब सेव कीजिए, सेव हो गया, रिस्पॉन्स आने दीजिए, रिस्पॉन्स आ गया, और सबसे नीचे चले जाइए। कुछ दिखा, टुडे 3 मीन्स हमें पेज रिलोड नहीं करना पड़ा, और विदाउट पेज रिलोड किए हुए डेटा हमारा अपडेट हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग ने क्या किया, ये मेथड को जब आपका बटन क्लिक हुआ है तो ये मेथड को हमने कॉल कर दिया। और ये मेथड है कहाँ पे? तो इसी पेज पे ये मेथड लिखा हुआ है जो क्या कर रहा है, डेटा को गेट करने में काम करेगा। मीन्स पहले डेटा को हमने सेव किया, और डेटा सेव करने के बाद हमने मेथड को कॉल कर दिया कि जो मेथड क्या करेगा, गेट, डेटा को गेट करने में काम कर रहा है। तो जैसे ही डेटा सेव हुआ, मेथड फिर से कॉल हो गया। अब आप इसको कमेंट कीजिए, आपको दिखेगा कि क्या इशू है, इसको नहीं लिखने से क्या होगा। मीन्स यूजर को लेटेस्ट डेटा देखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो सेव पेज को रिलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डालते हैं DOWN DON1, ठीक है, तो हमने क्या किया है, DON1 है, सबमिट कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं सर्विस में गया डेटा, रेस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, क्यों नहीं आया, लेकिन आएगा। पेज रिलोड कीजिए, डेटा रिलोड हुआ। अब आप नीचे जाइए, आ रहा है DON1, इसके पहले टुडे 3 है। तो इसके इशू क्या हुआ, यूजर को पेज रिलोड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे सेव करते हैं, और हम लोग क्या किए थे, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, और मैंने इस लाइन को यहाँ पे ही क्यों रखा, कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो इस लाइन पे आ रहा है। तो सर्वर जब रिस्पॉन्स दे दे उसके बाद हम डेटा को गेट करें, ताकि जब यूजर के मतलब जो सर्वर में गया है, जो डेटा गया है डेटाबेस में, वो रियल जा रहा है या नहीं। तो इसने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स देने के बाद मैंने क्या किया, डेटा को गेट किया, क्योंकि रिस्पॉन्स सर्वर दिया, इट मीन्स डेटा हमारा सेव हो गया। हो सकता है कि अगर आप इसको पहले ही कॉल कर दीजिए, डेटा सेव भी नहीं हुआ, पता चलता है आपका पेज लोड कर दिया, तो क्या बेनिफिट है। एरर आने के बाद भी पेज रिलोड कर दे रहा था, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। और ये मेथड क्या है, तो जो पिछला दिन हम लोग गेट का लिख रहे थे एपीआई, ये वही मेथड है, कोई अलग नहीं है। उसी मेथड को मैंने यहाँ पे कोड को कॉपी कर दिया हूँ, और कुछ नहीं है। अब आप यहाँ पे डेटा फिल कीजिए। तो अभी फिलहाल आपके पास डेटा क्या है, तो DON1 है, ठीक है। अब हम लोग DON2 इसमें फिल करते हैं, DON2 लेते हैं। अगर आप डेटा नहीं फिल कीजिएगा तो आपको एरर थ्रो करेगा। सेव हो गया, वेट कीजिए सर्वर रिस्पॉन्स का। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका क्या क्या प्रोसेस हुआ। ये सर्विस में डेटा गया, ठीक है, यहाँ सर्वर के पास रिस्पॉन्स आया। सर्वर रिस्पॉन्स हम आईडी से देख लेते हैं जनरली, तो सर्वर रिस्पॉन्स आ गया, फाइन। सर्वर रिस्पॉन्स आने के बाद देख सकते हैं आपका एक बार मेथड कॉल हुआ है जो पूरा डेटा को लाया है। पेज रिलोड हम लोग अभी नहीं किए हैं, और सबसे नीचे जाते हैं और देखते हैं DON3 है, DON2, ओके, DON2 है यहाँ पे। एक बार डेटा में चेक करते हैं कि क्या सच में DON2 ही था, तो DON2 है, मीन्स पेज हमें रिलोड नहीं करना पड़ा। तो यही चीज जब आप HTML के हेल्प से करते हैं तो वो एजेक्स से होता है। मीन्स एजेक्स क्या करता है, विदाउट पेज रिलोड किए हुए डेटा को फेच करवा देना, ठीक है। पेज रिलोड भी नहीं होगा, रिफ्रेश भी नहीं होगा, और डेटा को वो सर्वर में इंसर्ट कर देगा, और सर्वर से डेटा को फेच कर लेगा। लेकिन एंगुलर में क्या है, हमें जावा एंगुलर में एजेक्स लिखना नहीं पड़ता है। एजेक्स इसके पास इनबिल्ट एक तरह से मिल जाती है। तो आप डायरेक्ट जस्ट आपने क्लिक किया, पेज रिलोड भी नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं चला, डेटा अपडेट होके आपको मिल गया डेटाबेस से। तो ये सब चीज हम लोग पोस्ट की हेल्प से कर लेते हैं। तो ये था आपका पोस्ट एपीआई का पूरा प्रोसेस, पूरा फ्लो हमने डिस्कस कर लिया कि किस टाइप से सर्वर पे हमने दो चीज देखा, कि सर्वर पे